नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना बिल्कुल हालिया है। हाल फिलहाल की है, सिर्फ 2 दिन पहले की है। आज का वाकया शुरू करने के पहले एक बात और। मैंने बहुत पहले 2-3 बार ये कहा था कि जब हमारे 1000 एपिसोड होंगे, पूरे होंगे, तो मेरे मन में ये विचार है कि हम किस्सा गोई परिवार के जो कुछ भी सुधी श्रोता इकट्ठा हो सकेंगे, इकट्ठा करेंगे, उनके साथ चाय पानी करेंगे और इस 1000वें एपिसोड को सेलिब्रेट करेंगे। मैं अपने सुधी श्रोताओं से पूछूंगा कि ये कहाँ किया जाए। लखनऊ तो एक ऑप्शन इसलिए है कि मैं यहाँ रहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे लोग लखनऊ इकट्ठा हो पाएंगे। तो अगर कोई हमारे सुधी श्रोता इस बात के लिए तैयार हों, जगह मिलने की बात है, अच्छी सी जगह मिल जाए और एक अच्छा सा प्रोग्राम हो जाए, तो हम सब के लिए बहुत अच्छा होगा। तो अपने विचार जरूर भेजिएगा, अपने विचार जरूर बताइएगा, ताकि कुछ इसके लिए धन का भी इंतज़ाम करना होगा। तो हमें बताइएगा, ताकि सेंट्रल की ऐसी जगह जहाँ पर हम लोग 10-20-50 आदमी इकट्ठा होकर किस्सा गोई के इस ऐतिहासिक मुकाम को सेलिब्रेट कर सकें। आज की घटना का जिला है बागपत, प्रदेश वही अपना उत्तर प्रदेश। और 9 मार्च 2024 को सवेरे सवेरे गांव जीवाना गुलियान के रामकरण के गेहूं के खेत के बगल में, जिसका खेत है उसका लड़का है सुमित, वो गेहूं के खेत देखने गया तो उसे अचानक बीच खेत में कुत्तों का झुंड शोर मचाते हुए एक दूसरे से लड़ते हुए उसने देखा। कौतूहलवश या जिज्ञासावश वो खेत के भीतर गया कि कुत्तों को भगा दिया जाए, वो किसी के खेत का नुकसान कर रहे हैं। कुत्तों को भगाने गया तो उसने देखा कि एक यंग लड़के की लाश कुत्ते बुरी तरह से नोच रहे हैं। डर गया लड़का, वो चिल्लाया, पूरा गांव इकट्ठा हुआ। देखकर पता लगा कि ये तो गांव के किसान राजन का लड़का आर्यन है। 11वीं का छात्र है, उम्र 17 वर्ष है। शाम से ही वो घर से नहीं आया था। चूंकि शादियां कई थीं, तो घर वालों ने ये सोचा कि शायद किसी शादी में चला गया होगा, सवेरे आ जाएगा। लेकिन जैसे ही पता लगा कि आर्यन की लाश रामकरण के खेत में, गेहूं के खेत में मिली है, सब सकते में आ गए। बात गंभीर थी। पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने देखा उसे 3 गोलियां मारी गई हैं, एक सिर पर, एक सीने पर और एक पेट में। काफी वहां ब्लड गिरा हुआ था और कुत्तों ने शरीर का बहुत नुकसान कर दिया था। गंभीर घटना थी। अर्पित विजयवर्गीय जो एसपी हैं बागपत के, वो पहुंचे। उनके साथ एडिशनल एसपी भी पहुंचे और वहां पर लोगों से पूछताछ शुरू की। तो ये पता लगा कि राजन की किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, किसी भी तरह की दुश्मनी नहीं है। और पुलिस ने इस मामले में कई टीमें बनाई। नरेंद्र कुमार सिंह, नरेंद्र प्रताप सिंह जो वहाँ एडिशनल एसपी हैं, वो और विजयवर्गीय ने मौके पर पहुंचकर सब चीज़ों का जब जायज़ा लिया, लोगों से बात की, तमाम गांव के लोग इकट्ठा थे, तो उन्होंने फौरन
कई टीमें बनवा दी। डॉग स्क्वाड भी वो ले गए थे, लेकिन डॉग स्क्वाड बहुत आगे तक नहीं चल सका। सर्विलांस की टीम गई थी। सर्विलांस की टीम ने अपनी वहां पर सारे सेल ऑपरेटर्स की लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लेकर और उसे भेज दिया सभी सेल ऑपरेटर्स को, मोबाइल फोन ऑपरेटर्स को, कि संभावित घटना के समय पर किसकी कॉल आई है और किसकी यहाँ से गई है, ताकि उससे कुछ अंदाजा लगाया जा सके। लोकल थाने की भी एक टीम गठित की गई और हर टीम को अलग अलग काम करने के लिए दिशा निर्देश अधिकारियों ने मौके पर ही दे दिए। स्थानीय पुलिस को यह कहा गया कि जो स्थानीय सूचना देने वाले लोग हैं, मुखबिर जिन्हें कहते हैं, उनको भी गांव में लगाया जाए, ताकि इसी बात का पता लगाया जा सके कि आखिरकार इस हत्या के पीछे वजह क्या है। राजन के 2 ही संतानें थीं, लड़का ये गौरव और एक लड़की थी, उसकी जो गौरव से आर्यन से बड़ी थी। मतलब कहने का कि मृतक आर्यन मां बाप का इकलौता लड़का था। सीसीटीवी की फुटेज लेने के लिए एक पूरी टीम रवाना की गई। मौके पर जो चीजें मिली वो छात्र का टूटा हुआ मोबाइल, 2 कम्बल, गोली के खोखे, ये सब चीजें वहां पर बरामद हुई थीं। आर्यन की मां पिंकी ने गांव के ही आशीष उर्फ कल्लू और 2 अज्ञात लोगों के विरुद्ध एफआईआर लिखवाई। पुलिस ने इसका जब कारण पूछा तो उसने ये बताया कि जो आशीष उर्फ काला उर्फ कल्लू, ये मेरी बेटी से शादी करने के लिए बहुत दिन से परेशान था। पुलिस ने फिर पूछा कि लेकिन बेटे से कोई मतलब, क्या इस शादी के बीच में बेटा कोई रोड़ा था? उन्होंने कहा बेटे को जानकारी ही नहीं थी कि आशीष उसकी बहन से शादी करने के लिए परेशान है, या कोई उसने प्रपोजल दिया है या धमका रहा है। बेटे से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं था, मतलब नहीं था। घर परिवार के लोगों के बीच में कोई आपसी टकराव, आपसी मनमुटाव, आपसी, इसकी जांच के लिए भी महिला सब इंस्पेक्टर के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई। पड़ोसियों से फिर ये इनपुट मिलना शुरू हुआ कि मृतक की बहन का गांव के ही युवक आशीष से कोई न कोई संबंध जरूर था, क्योंकि उसका आना जाना था और हमउम्र लड़कों की ये शिकायत थी कि ये दोनों गांव के बाहर कहीं कई बार आपस में मिलते हुए भी देखे गए हैं। पुलिस ने फौरन आशीष को बुलवा लिया, आशीष उर्फ कल्लू को। उसने बताया साहब मेरी लोकेशन देख लीजिए, मुझसे कोई मतलब नहीं है, मैं था नहीं वहां मौके पर। पुलिस ने उसे जाने दिया। फिर इन लोगों की सबकी सीडीआर, मृतक जब ये पता लग गया कि मृतक की बहन के आशीष से संबंध थे, तो आशीष, मृतक की बहन, मां और बाप, पिंकी और राजन, इन सब के सीडीआर को लेकर उसकी गहन स्टडी की गई। तो ये पाया गया कि पिछले कुछ दिनों से आशीष की बात गांव के 2 लोगों से हो रही है। सीसीटीवी फुटेज में भी वो कम्बल जो मौके पर मिला था, उसको ओढ़े हुए एक व्यक्ति
मोटरसाइकिल से यानी मोटरसाइकिल पर आर्यन को पीछे बिठाकर खेत की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। अब पुलिस हल्का हल्का कंफर्म हो रही थी, हो न हो आशीष उर्फ कल्लू का इसके पीछे कोई न कोई हाथ जरूर होगा। अब की बार आशीष को पुलिस उठाकर ले आई, उसे गिरफ्तार किया। उसने भागने की कोशिश की, उसे भी लग गया कि लगता है पुलिस के हाथ कुछ लग गया है। पुलिस जब उसे बुलाकर थाने पर ले आई तो पहले तो उसने अपनी वही रटी रटाई पुरानी कहानी शुरू की, लेकिन फिर पुलिस अपने पर आ गई। 3 दिन से परेशान, पूछताछ से कुछ निकल नहीं रहा था, बता वो कुछ रहा नहीं था, हमेशा पुलिस को इधर उधर भटकाने की कोशिश कर रहा था। फिर पुलिस ने अपनी श्रेणीबद्ध पूछताछ शुरू की, तब भी कुछ ज्यादा फर्क उस पर नहीं पड़ा। पुलिस ने सत्य बोलक यंत्र का भी प्रयोग किया। काफी मशक्कत के बाद फिर उसने ये कहा कि अच्छा ठीक है, अब कोई हमारे ऊपर किसी तरह का प्रयोग न किया जाए, मैं सब बात बताता हूं। उसने ये बताया कि मृतक की बहन से मेरे 2 वर्ष से संबंध है। हम लोग मिलते जुलते रहते हैं, बातचीत खूब होती है, और बीच में मृतक की बहन ने यह कहा कि ऐसे कब तक मिलते जुलते रहेंगे, हमें शादी कर लेनी चाहिए। इस पर आशीष ने लड़की के पिता को फोन किया और यह कहा कि मेरी और उसकी शादी करा दीजिए। मृतक के पिता बहुत नाराज हुए और उन्होंने कहा यह संभव नहीं है। कहां तुम कुछ नहीं करते हो, कहां बेटी हमारी पढ़ने में तेज है और पढ़ रही है। बार बार लड़की यही कहती थी कि घर वालों को राजी कर लो, हम तुम शादी कर लें। घर वाले किसी कीमत पे राजी होने को तैयार नहीं हैं, ऐसा वो लड़की आशीष उर्फ काला से कहती रही। आशीष बार बार फोन करता रहा। तभी अचानक एक दिन लड़की ने फोन करके आशीष उर्फ काला को बताया कि अब हमारा तुम्हारा मिलना संभव नहीं है। मेरे माँ बाप ने मेरी शादी तय कर दी है, मेरी मंगनी की डेट आ गई है, अब मुझे बख्श दो, तुम अपने रास्ते रहो, मैं अपने रास्ते रहूंगी। आशीष ने कहा कि यह संभव नहीं है, यह बात तुम्हें पहले ही बता देनी चाहिए थी। पहले तो तुम यही कहती रही कि मैं साथ जीऊंगी साथ मरूंगी। उसने कहा जब मेरे माँ बाप ने डिसाइड कर लिया, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। आज भी अगर मेरे माँ बाप राजी हो जाएं तो मैं शादी तुम्ही से करूंगी। ये बकौल आशीष के, जो आशीष ने थाने पर अपना बयान नोट कराया, ये उसमें है। उसके बाद आशीष लड़की के घर गया, उसके पिता से अलग, माता और पिता दोनों से अलग से बातचीत की और यही बात कहना कि साहब मुझ में क्या कमी है और क्यों आप दूसरी जगह शादी कर रहे हैं, लड़की से भी पूछ लीजिए, एक बार आप लड़की मना कर देगी, हम बिल्कुल कभी पीछे नहीं आएंगे। उस समय लड़की मौजूद नहीं थी और माँ बाप ने भी कहा कि नहीं, हम लड़की से आपके सामने बात नहीं करेंगे। लड़की आई, माँ बाप ने पूछा कि भाई अब तो बहुत हद हो गई, अब तुम्हारी मंगनी हो गई, डेट तय हो रही है, शादी की डेट तय हो गई, अब वो आके ऐसी जिद क्यों कर रहा है, तुम्हारे मन में कोई बात हो तो बताओ। लड़की ने साफ कह दिया कि उस निठल्ले से कौन शादी करेगा, ये सब फालतू बातें हैं। माँ बाप भी निश्चिंत हो गए। तब इस आशीष उर्फ काला ने बाप को सबक सिखाने के लिए और उनको इस बात के लिए मजबूर करने के लिए कि उसी लड़की से मैं
शादी करूंगा एक प्लान बनाया। मोहल्ले के 2 लड़कों से संपर्क किया। उन्होंने ही आशीष को तमंचा और कारतूस लाकर दिए, जिसका पैसा उन्होंने लिया उनसे। घटना वाले दिन यानी 8 मार्च 2024 को आर्यन को संतोष ने टेलीफोन करके मिलने के लिए बुलाया, क्योंकि आर्यन को कुछ पता नहीं था। इन संबंधों के बारे में वो बिल्कुल ब्लैंक था। वो वहीं गुलियान गांव के पास जीवाना गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल के 11वीं कक्षा का छात्र था। जब उसे संतोष ने बुलाया कि आओ कुछ बात करेंगे और चाय पिएंगे, कॉफी पिएंगे, जो भी बात, जो भी बहाना बनाया हो, वो बेचारा फौरन गांव के बाहर आया और वहां से संतोष के साथ मोटरसाइकिल पर आगे जंगल के आगे खेतों की तरफ बढ़ने लगा। सीसीटीवी फुटेज में कम्बल ओढ़े हुए यही आशीष उर्फ काला दिखाई पड़ गया और आर्यन भी बैठा हुआ दिख रहा था। फिर ये लोग जब पहले से निर्धारित स्थान पे जहां इनके दोनों दोस्त बैठे हुए थे, वहां पर आर्यन को उतारा और एक एक करके 3 गोलियां मार दी। एक सिर पर, एक छाती पर और एक पेट पर। और फिर इन तीनों ने उसको उठाकर रामकरण के गेहूं के खेत में बीच में फेंक दिया और फेंक कर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने संतोष उर्फ काला को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी उन 2 दोस्तों का, जिनका नाम पुलिस को पता लग गया, मोबाइल की लोकेशन से भी पता लग गया, संतोष उर्फ काला ने बता भी दिया। बाकी उन 2 दोस्तों की तलाश अभी की जा रही है। आज की घटना देखिए, आज की घटना बहुत दुखद है, बहुत दुखद है। एक यंग लड़का जिसका किसी प्रकरण से किसी तरह का कोई लेना देना नहीं था, उसकी हत्या एक सिरफिरे आशिक ने सिर्फ इसलिए कर दी कि इससे डर के लड़की के घर वाले लड़की से उसकी शादी करा देंगे। इसलिए ये घटना बहुत दुखद है कि अगर उसने मना किया होता, बीच में पड़ा होता, शिकायत की होती, किसी को कुछ बताया होता, तो बात समझ में आती। उसका कोई लेना देना नहीं था। जरा सा भी उसे शक होता तो वो कभी संतोष के बुलावे पर जाता ही नहीं। एक बार टेलीफोन, वो कॉल जो है वो 10 या 12 सेकंड की है, कहा वो फौरन चलता हुआ आ गया और फिर उसे गोली मार दी गई। मतलब कुल आज के इस अपराध में एक लड़का एक लड़की से प्रेम संबंध में था। माँ बाप लड़की के राजी नहीं थे शादी करने के लिए। लड़का दबाव बनाता रहा शादी का, पर माँ बाप राजी नहीं हुए। माँ बाप जब इससे परेशान हो गए, तो जब भी मैंने आपको बताया है कि जब ये समय बड़ा कठिन होने लगता है और पता लगता है कि लड़की का किसी और से संपर्क हो गया है, तो माँ बाप के दिमाग में एक ही बात आती है कि जल्दी से इसके हाथ पीले करो, इसे ससुराल भेज दो। फिर इसका पति और ससुराल वाले मिलकर इसकी हिफाजत कर लेंगे। हम फिलहाल इसकी हिफाजत नहीं कर पा रहे हैं, हम टोका टोकी नहीं कर पा रहे हैं, मेरी बेटी है। यही राजन और राजन की पत्नी ने मिलके, पिंकी ने
यही किया और जल्दी से एक अच्छा सा वर देखकर लड़की की शादी तय कर दी। लगन शगुन हो गया, आगे की तारीख तय होने लगी। तभी लड़की ने आशीष को फोन किया कि आज से मिलना जुलना बंद, मेरी मंगनी होने वाली है और अब कोई शंका नहीं रह गई कि मेरे माँ बाप हमारी तुम्हारी शादी के लिए राजी नहीं है, वरना ये शादी क्यों तय करते। लड़के ने फिर बाप को फोन किया, धमकी दी कि शादी को तोड़ दो, शादी मैं ही करूंगा। पर पिता ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अब तो शादी तय हो गई, शादी हमारी पसंद के लड़के से ही होगी। सबक सिखाने के लिए संतोष ने लड़की के नाबालिग भाई और लड़की के इकलौते नाबालिग भाई, माँ बाप का अकेला बेटा, उसकी हत्या कर दी। इस पूरे घटनाक्रम में जो दुखद पहलू है वो ये है कि जब जब दबाव बनाया लड़के ने माँ बाप पे, तो माँ बाप ने लड़की से पूछा जरूर कि अगर तुम्हारी तरफ से कोई बात हो तो बता दो, ताकि हम उस हिसाब से डिसाइड कर सकें। तब वो यही कहती थी कि कौन करेगा इस लोफर से शादी, ये बिल्कुल निठल्ला है, कुछ करता नहीं है। और उधर लड़के को फोन करके बताती थी कि क्या बताऊं, माँ बाप राजी नहीं हो रहे हैं, तुम अगर उनको राजी कर लो तो शादी तो मैं तुम ही से करूंगी। ये सबसे दुखद पहलू है। दो मुही बातें, साफ साफ हां या ना न कह पाने की आदत, जिसने एक नौजवान की, जिस बच्चे को बहुत दुनिया देखनी थी, उसकी यही लीला समाप्त कर दी। अगर वो साफ साफ हां या ना कह देती कि हां मैं उसको पसंद करती हूं या मैं शादी उससे करना चाहती हूं, या साफ साफ ना कह देती, माँ बाप से भी ना कहती और लड़के से भी ना कहती कि भाई अब बहुत हो गया, अब संभव नहीं है, तो कम से कम उस बेचारे की जान तो बची रहती। मतलब पेरेंट्स को इतना अंधेरे में रखा कि उसको यही लगता रहा, लड़के को, संतोष उर्फ काला को, कि माँ बाप बदमाश हैं, इनको सबक सिखाने के लिए कुछ करना होगा। इकलौता लड़का है, अगर इसको मार देंगे तो ये डर के इस लड़की से हमारी शादी करा देंगे। लेकिन उस मूर्ख को, संतोष को, बेअकल को यह समझ में नहीं आया कि जिस लड़की के सगे भाई की हत्या कर दी गई हो, वो लड़की अपने भाई के हत्यारे से कैसे शादी करेगी, और अगर कर भी लेगी तो सारी जिंदगी डिप्रेशन में रहेगी। चाहे जितना मुस्कुरा के बात करे, लेकिन डिप्रेशन उसका पीछा नहीं छोड़ सकता, अगर कहीं गलती से ये शादी कर भी ली। ऐसा पागलपन ऊपर वाला किसी को न दे। शादी करने के लिए ऐसा महापाप सोचा भी नहीं जा सकता। और ये भी तो कि ये इससे मिलेगा क्या, हत्या करने से क्या मिला? बहुत लंबे समय तक जेल में रहना होगा, सजा भी होगी। शादी की तो बात ही बहुत दूर है। किस बात पे वो कन्विंस कर लेगा लड़की को? किस बात से डर जाएंगे लड़की के माँ बाप? इकलौता लड़का था, मार दिया तुमने, अब किस बात का डर है? तो भगवान ऐसे प्रेमी प्रेमिकाओं से बचाए और उनको सद्बुद्धि दे। साफ साफ बोलना सीखिए, प्रेमी हो चाहे प्रेमिका हो, वरना
गंभीर नुकसान उठाना पड़ेगा। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।